हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करेंगे अपने पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो का मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता रहे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिए। ऑप्शंस आपके हैं यूरोथैस्थनीज, रैटजेल, डार्विन, बकल। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रश्न है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक यानी आधुनिक मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, बहुत ही फेमस नेम है, फेमस ये भूगोलवेता है, ऑप्शन बी फ्रेडरिक रैटजेल। और फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है जिस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। और एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक में इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित भी किया है। और इनके द्वारा जो परिभाषा है मानव भूगोल का, आपको याद रखना है, इन्होंने क्या दिया था परिभाषा। इन्होंने बताया था कि जो मानव भूगोल है वो मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो कहीं ना कहीं इनका डिफिनीशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे। और इन्हें कहा जाता है आधुनिक मानव भूगोल का जनक यानी आधुनिक मानव भूगोल के पिता के नाम से ये जाने जाते हैं। जो यहाँ पे ऑप्शन ए आप देख रहे हैं यूरोथैस्थनीज, इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक, और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था, किन्होंने तो यूरोथैस्थनीज ने। ऑप्शन सी भी आपके जो है यहाँ पे जो नाम है ये भी आपको जाना पहचाना नाम लग रहा है, डार्विन, जिन्होंने ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी है, ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम से ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये सारे टर्म्स। बकल, तो बकल के बारे में सभी को पता ही है, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड के ये लेखक है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन कहता है, सेकंड नंबर, कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है, यह किसने कहा? और मैंने ये टर्म्स आपको समझा रखा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। इसका मतलब क्या है, ये किसने कहा था, ये आपके प्रश्न यहाँ पे उठता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक रैटजेल। ध्यान रखिएगा, रैटजेल ने कहा था अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में कि जो मानव भूगोल है मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक क्या है, तो संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि हम लोग जब मानव भूगोल को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग मानव समाज और जो धरती है पृथ्वी है इसके बीच के संबंधों को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और इसे ही पढ़ते हैं मानव भूगोल में। किसने कहा था, तो फ्रेडरिक रैटजेल ने कहा था। तो याद रखिएगा, ये सब कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है और समझते भी चलना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बहुत ही देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जाने पहचाने लग रहे हैं और मैंने आपको ऊपर में भी इसके बारे में बताया। थर्ड जो क्वेश्चन कहता है दोस्त कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसी तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो अगर आप मेरी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो सिंपली मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपके बहुत सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। मान लीजिए मैं अगर आपको एक वीडियो में 20 क्वेश्चन कराता हूं तो वो 20 क्वेश्चन नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, वो लगभग आपके 50 क्वेश्चन के इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। साथ साथ यहाँ पे बैकग्राउंड जो है आपका, थीम जो है आपका ब्लैक थीम लिया गया है ताकि आपकी आंखों को भार न पड़े, आपकी आंखों को मोबाइल की रोशनी से बचाया जा सके और आप आसानी से स्टडी को बरकरार रख सकें। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक रैटजेल। अभी मैंने बताया, और इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में क्या किया था, मानव भूगोल को परिभाषित किया था। तो ध्यान रखना है ये सारे प्रश्न दोस्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप एनसीईआरटी के लास्ट पेज में जाइएगा तो वहां पर आपको इसका मानव भूगोल का उपागम में आपको ये सारे प्रश्न बताए गए हैं कि कब क्या हुआ मानव भूगोल के साथ। तो मानव भूगोल में क्या आई थी, क्षेत्रीय विभिन्नता भी आए थे। मानव भूगोल में स्थानीय संगठन भी हुआ था, अन्वेषण एवं वर्णन भी किया गया था। बट ये जो मात्रात्मक क्रांति है ये मानव भूगोल में नहीं हुआ था। ठीक है, तो मात्रात्मक क्रांति इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में तो मोस्ट ऑफ दी मतलब बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जो भी आप सेट मॉडल पेपर देखिएगा तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को
मिल जाएगा। सिंपली अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, मतलब बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, और हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जैक बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, सारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सिलेबस तो सबका लगभग एक ही सेम ही है और सभी को एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ये इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लगातार मैंने देखा इसे, लगातार कहने का मतलब प्रत्येक ईयर 2015 से अगर हम लोग स्टार्ट कर लें तो 2020 तक इस क्वेश्चन को, यानी कि डायरेक्ट 5 साल तक रिपीट किया है इस क्वेश्चन को। तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए मैंने आपको बताया था ग्रिफिथ टेलर के बारे में। तो ग्रिफिथ टेलर ने नौ निश्चयवाद की एक अपनी विचारधारा प्रस्तुत की थी। जब वहां पे निश्चयवाद और संभववाद की विचारधारा चल रही थी तो इसी के बीच में इन्होंने ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया, इस दोनों को एक साथ मिलाते हुए इन्होंने नौ निश्चयवाद का क्या किया, तो विचारधारा प्रस्तुत किया। तो ग्रिफिथ टेलर का नाम क्या आता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा, नौ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और नौ निश्चयवाद की अवधारणा को रुको और जाओ कहा जाता है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए तो इसका भी सही आंसर आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि नौ निश्चयवाद की अवधारणा या नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो उसका भी ग्रिफिथ टेलर, और रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है, तो ग्रिफिथ टेलर ने। मैंने आपको ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल देते हुए समझाया था कि रेड, येलो और ग्रीन क्या कहता है, रुको, प्रतीक्षा करो और जाओ, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि भूगोल का जनक माना जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको इसका आंसर करना होगा। ऑप्शन देखिए, यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन इधर राइट आंसर फ्रेंड्स, यूनान को। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो यूनान को, याद रखना है। और सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब वॉइस सभी को क्लियर नहीं जा रही होगी। चलिए 8 नंबर हमारा जो प्रश्न कहता है, जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? ये देखिए, जियोग्राफिया जनरालिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैंने जियोग्राफिया जनरालिस के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था, भूगोल मतलब जो भूगोल है उसको 2 भागों में बांटा था, जियोग्राफिया जनरालिस, और इनका नाम आता है वारेनियस, यानी ऑप्शन सी। तो वारेनियस ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया जनरालिस में क्या किया था, बताया था कि भूगोल के 2 भेद, और उस भूगोल के 2 भेद को आपको नीचे कमेंट सेक्शन में नाम कमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, सारे वीडियोज को फॉलो करते चलिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोज एक दूसरे से लिंक वीडियो होते हैं। कुछ कंसेप्ट मैं इस वीडियो में देता हूं तो कुछ कंसेप्ट उस वीडियो में, यानी कि अगर आप जितने वीडियोज हैं सारे के सारे वीडियोज को फॉलो कीजिएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 100% देयर इज नो एनी टेंशन। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो कहता है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन से जो यहाँ पे मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, कौन से विद्वान? तो देखिए यहाँ पे तो सैंपल का नाम हम लोगों ने सुना ही है, एलन सैंपल। रैडजेल का भी नाम सुना है, हंटिंगटन का भी नाम, रैसेल का नाम हम लोगों ने मानव भूगोल में तो नहीं सुना है कहीं भी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, रसेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, किसने कहा कि मानव जो होती है वो प्रकृति का दास है? मानव जो है वो प्रकृति का दास है, किसने कहा? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको 10 नंबर का, ऑप्शन सी, एलन सैंपल। याद रखना क्या हो जाएगा, एलन सैंपल इज द राइट आंसर। इन्होंने मानव को प्रकृति का दास कहा था, और इस किस विचारधारा के अंतर्गत आता है, तो निश्चयवाद, जो कि एक पुरानी विचारधारा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इसे समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये कोई आपके लिए हार्ड नहीं है, बस इसे आपको देखने में लग रहा है कि मतलब इसका जो क्वेश्चन है वो लंबा है, लेकिन कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, समझ के पढ़िए। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? तो कहा गया मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह मानव भूगोल की किस परिभाषा से भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दी गई है? तो 11 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी, एलन सैंपल। और इन्होंने एलन सैंपल ने भी एक पुस्तक लिखा था। ये कौन है? रैडजेल की शिष्या। मैंने आपको बताया था ना, ये रैडजेल की क्या है, तो स्टूडेंट है, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, उस पुस्तक का नेम है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो ध्यान रखना है, एलन सैंपल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? यानी कि देखिए, 2 मैंने बताया था, निश्चयवाद
संभववाद, तो उसमें संभववाद से संबंध किस भूगोल वेता का है, तो 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा। याद रखना है आपको विडाल डी लाब्लास, और इन्होंने भी भूगोल का मतलब मानव भूगोल को डिफाइन किया है, तो उसे आप लोग याद रखेंगे। संभववाद से किससे संबंधित है, विडाल डी लाब्लास का, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो याद रखिएगा 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी द राइट आंसर, डार्विन ने। कब लिखा था, तो 1859 ईस्वी में, तो डार्विन ने ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक लिखा है। ध्यान रखना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर है कि 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 का जो दशक है वो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए 1990 के जो दशक में क्या हुआ था, यहाँ पर आधुनिकतावाद क्या हुआ था, बढ़ गया था। आधुनिकतावाद कहने का मतलब क्या होता है, आधुनिकतावाद कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप लोग समझाने का प्रयास कीजिए, लिखने का अगर आपको मन है तो लिखिए। यानी कि भूगोल का आधुनिकीकरण, ठीक ना। 1990 के बाद क्या हुआ, भूगोल का आधुनिकीकरण होना शुरू हो गया। यानी कि जो भूगोल का जो सामान्य सिद्धांत के बदले उनके क्षेत्रों को एक स्थानीय स्थितियों में क्या किया जाने लगा, तो उसका अध्ययन, यानी कि भूगोल के सामान्य सिद्धांत के बदले विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थितियों के अध्ययन पर बल दिया गया था। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, आधुनिकतावाद। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, मानव जो है वो प्रकृति का दास है, यह विचारधारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो 15 का ऑप्शन है द राइट आंसर, निश्चयवाद, जो कि एक पुरानी विचारधारा है। याद रखना है, अब सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो मैंने आपको बताया था प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी जो है वो मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। और टेक्नोलॉजी के कारण ही क्या हुआ, तो इतना ज्यादा भूगोल का भी मतलब विकास हुआ, टेक्नोलॉजी आया और विकास होना क्या हो गया, तो शुरू हो गया। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, पहले आदिकाल के लोग इस सब टेक्नोलॉजी के बारे में उतना नहीं उनको पता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ। ये भी ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ था, तो याद रखना है 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन होने लगा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर शायद क्वेश्चन 4 में किया था, मात्रात्मक क्रांति वाला ऑप्शन जो राइट था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि इसका क्षेत्रीय विभाजन भी हुआ, क्षेत्रीय विभिन्नता भी आया, तो ये सब याद रखना है। तो मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ, 1930 के दशक में। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा, हो सके तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। 18 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह है, तो 18 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर, जलवायु विज्ञान। जो मानव भूगोल का अंग नहीं है, देखिए आपने पढ़ा होगा जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, अर्थशास्त्र भूगोल, सब मनोवैज्ञानिक भूगोल, मतलब सब भूगोल के बारे में जो ये मानव भूगोल है वो हर एक चीज से संबंध है। लेकिन यहाँ पर जलवायु विज्ञान आप लोग सोचिए क्वाइट डिफरेंट है या नहीं, तो ये डिफरेंट है ना मानव भूगोल से, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी जलवायु विज्ञान। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखने का प्रयास कीजिए। मैं 100% आपको दिलासा दिलाता हूँ कि आप पूरे के सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।